मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेस्ट लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता दोस्तों आज यूपी टेट और सी टेट का जो कंबाइंड प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा चलाया जा रहा है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है दोस्तों, जो कि आपके यूपी टेट और सी टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इस प्रैक्टिस सेट के जरिए 90 नंबर की दोस्तों तैयारी करवाई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में। बस आपको एक काम करना है, चैनल से जुड़ना है दोस्तों। चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और दोस्तों वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। बस आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्लास का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है कि घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। कारक कितने होते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि कारकों की संख्या 8 होती है हिंदी में, और संस्कृत में कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। कर्ता कर्म करण संप्रदान, ये जो होता है कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये सब क्या होते हैं, आपके कारक होते हैं, ठीक है। कर्ता कर्म करण संप्रदान, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, सभी क्या होते हैं, कारक होते हैं। और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो इस प्रश्न पूछा है कि घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक है। जहाँ पे दोस्तों आपको दिख जाए में या पर, जहाँ पे दिखे में या पर, वहाँ पे क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। और दोस्तों जहाँ पे किसी चीज़ के अलगाव का बोध हो, जहाँ पे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, छत से बच्चा गिरता है, जहाँ पे अलगाव का बोध हो, जहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अपादान कारक होता है, ठीक है दोस्तों। और जहाँ पे किसी को कोई चीज़ दान में दी जाए और उससे वापस न ली जाए, वहाँ पे होता है संप्रदान कारक होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, करा कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समस्याओं के कारण की सही पहचान पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता हो किस पर निर्भर करती है, समस्याओं के कारण की सही पहचान कर लेना कि समस्या क्या है, किस कारण से उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है या ये चीज़ करने में दिक्कत आ रही है, उस किससे होता है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता उसी पे निर्भर करती है कि समस्याओं के कारण की सही पहचान कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, कहा कि राम आम खाता है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। जहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो वहाँ पे क्या होता है, कर्तवाच्य, और जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो वहाँ पे कर्मवाच्य, और जहाँ पे न तो कर्ता न तो कर्म की प्रधानता हो वहाँ पे क्या होता है, भाववाच्य होता है। तो राम आम खाता है, यहाँ पे कर्ता ही मेन है क्योंकि राम के द्वारा ही आम को खाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य होगा। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 4 है कि पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संधि का मतलब होता है जोड़ और विच्छेद का मतलब होता है अलग होना। तो संधि विच्छेद मतलब किसी भी शब्द का क्या हो जाना, अलगाव हो जाना। और संधि का मतलब होता है कि दो शब्दों को मिलकर एक हो जाना, और उससे जो नया शब्द का विकार होता है वही क्या होता है, संधि कहलाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पवन में संधि कौन सी है, पो प्लस अन, इसका संधि विच्छेद बताना है दोस्तों, पो प्लस अन होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 5 है कि तुलसीदास रचना के रचनाकार कौन है। तुलसीदास एक रचना है, उसके रचनाकार कौन है, केशव दास, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक ठीक है। तो तुलसीदास की रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 6 है, कहा कि अध प्लस गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है। दोस्तों आप सभी को पता है कि संधि कितने प्रकार की होती है, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी स्वर संधि,
दूसरा होता है आपका व्यंजन संधि, और तीसरा आपका क्या होता है, विसर्ग संधि होती है। ठीक है, तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि होती है। जब स्वर के बाद स्वर से मेल होने पर किसी नए शब्द का विकार होता है तो वहाँ पे स्वर संधि होती है। और जब व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से जो नया विकार होता है वही क्या कहलाता है, व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि में क्या होता है दोस्तों, जब विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन या स्वर आए तो उसके मेल से जो विकार होता है वो क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। तो यहाँ पे अधः प्लस गति, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि विसर्ग चिन्ह का यूज हुआ है, तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, विसर्ग संधि है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 7 है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछा है, हाँ नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, अगर आपको पेपर में नहीं दिखे तो उसको तुरंत आप अंडरलाइन कर लिया करिए। ठीक है, तो प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य या नियोजन। तो आपको बता दें कि हेतु, लक्ष्य, हेतु और उपदेश, ये तीनों ही क्या है, प्रयोजन के समानार्थी शब्द है, जबकि आपका नियोजन जो है समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, कह रहा है कि उड्डयन, उड्डयनम में संधि विच्छेद करना है उड्डयनम का, और इसमें आपको यही बता देना है दोस्तों कि इसमें किस संधि का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, उड्डयनम के, तो देखिए तो इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो उत प्लस डयनम क्या आएगा, उत प्लस डयनम, इसका संधि विच्छेद होगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे क्या यूज हुआ है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, या कह सकते हैं कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 9 है कि संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। संरचना के आधार पे वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कि संरचना के आधार पे वाक्य जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन 1 है सरल वाक्य सही है, मिश्र वाक्य भी सही है, और चौथा है संयुक्त वाक्य। जबकि अज्ञार्थक वाक्य ये आपका संरचना के आधार पे वाक्य का वर्गीकरण है या प्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या है 10, कह रहा है कि खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या है। खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या है, लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, कार की नहीं, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है, साधारण काम के अधिक पैसे मांगना, बिना काम के दौलत चाहना। तो खरी मजूरी चोखा काम का मतलब होता है कि पूरी मजदूरी देने पे ही अच्छा काम होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके बाल विकास के, जिसको आप CDP भी बोलते हैं। इससे आपके परीक्षा में 30 प्रश्न आते हैं और 30 नंबर के होते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न क्या होता है, एक एक नंबर का होता है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न देखते हैं इसका। प्रश्न संख्या 1 है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो होती है के बजाय अधिक होती है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो होती है वो सामाजिकरण के बजाय अहम केंद्रित होती है, या आध्यात्मिक के बजाय सामाजिक होती है, परिपक्व के बजाय अपरिपक्व होती है, आत्म केंद्रित के बजाय सामाजिक होती है। तो मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा होती है वो सामाजिक के बजाय क्या होती है, अहम केंद्रित होती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पे, निरीक्षण विधि में किया जाता है। निरीक्षण विधि में क्या होता है, अपना अध्ययन किया जाता है, अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, दूसरे के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, व्यवहार विश्लेषण। तो निरीक्षण विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें दूसरे के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगर इसमें अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, एक प्रकार का पक्षपात हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा कि दूसरे के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या
3 है, कह रहा है कि केस अध्ययन विधि, एक अध्ययन विधि है जिसका नाम क्या है, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही है। केस अध्ययन के विधि में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह बहु जटिल विधि है, यह एक सरल और सस्ती होती है, यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। इसमें बताना है दोस्तों केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है, यहाँ पे भी आपको नहीं देखना है दोस्तों, नहीं है, ठीक है। तो आपको बता दें कि केस अध्ययन जो विधि होती है एक प्रकार की क्या होती है, एक वैज्ञानिक विधि होती है, यह बहुत ही सरल और सस्ती होती है, यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है, ठीक है। इस सरल विधि होती है, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है ऑप्शन सेकंड में कि यह बहुत कठिन या जटिल होती है। बिल्कुल गलत दोस्तों, यही इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे है 4, कह रहा है कि विकास से प्रारंभ होता है, से की ओर बढ़ता है। विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर, या साधारण से आसान की ओर। तो आपको बता दें दोस्तों जो विकास होता है वो सामान्य से किसकी ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। किसकी ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान में का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। तो बाल मनोविज्ञान में बालक के जन्म के पूर्व किशोरावस्था से लेकर, जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक का अध्ययन किया था। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न पूछा भी गया है आपकी परीक्षा में कि अपने आप को प्रेम करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं। आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नर्सिसिज्म प्रकृति, या हिप्नोटिज्म प्रवृत्ति। तो अपने आप को प्रेम करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, नर्सिसिज्म प्रवृत्ति कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है, कह रहा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित। विकास जो है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, कथन किससे संबंधित है, यह विचार किससे संबंधित है, अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध में क्या होता है, विकास का प्रत्येक पक्ष एक दूसरे से क्या होता है, अंतः संबंधित होता है। निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, निरंतर चलने वाली मतलब कभी न रुकने वाली। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता शुरू होती है। ओडिपस और इलेक्ट्रा जो जटिलता होती है कब शुरू होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या वयस्क अवस्था। तो बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथियां जो होती है, जटिलता जो होती है वो शुरू होती है, वो शैशवा अवस्था में शुरू होती है, ठीक है। कब, शैशवा अवस्था में। ओडिपस क्या होती है, यह दोस्तों बालकों में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, मातृ प्रेम अधिक होता है, बच्चा कह सकते हैं कि बच्चों का जो लड़का होता है उसकी माँ से लगाव अधिक होता है। और इलेक्ट्रा ग्रंथियाँ जो होती हैं वो लड़कियों में पाई जाते हैं। इसमें क्या होता है, पितृ प्रेम होता है, मतलब पिता से ज़्यादा लगाव होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, गत्यात्मकता, स्थिर या प्राथमिक गौण। तो आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, कैसी, स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या आपके सामने आ चुका है 10वां, कह रहा है कि प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्राकृतिक पोषण विवाद जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से, आनुवांशिकी और वातावरण से।
तो प्राकृतिक बेअसर विवाद को क्या कहते हैं? तो ये अक्सर चर्चा में विषय रहता है कि जो बच्चा होता है उस पर किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, आनुवंशिकता का या वातावरण का, या मतलब जो उसको गुण उसके पूर्वजों से प्राप्त है या आनुवंशिक लक्षण है उससे ज़्यादा वो प्रभावित होता है, या उस वातावरण से जिसमें वो रहता है। तो इसी विवाद को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक पोषण विवाद के नाम से जाना जाता है। तो यह किससे संबंधित होता है? आनुवंशिकता और वातावरण से संबंधित होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है ईवीएस के, इससे भी आपके परीक्षा में 30 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का पूछा जाता है। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रेट्स लवण, हाइड्रोफिलिक लवण या हाइड्रोफोबिक लवण। तो लवण जो जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है? वो हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि विश्व उष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है? विश्व उष्मायन के लिए कौन सा एक कारक प्रमुख है? वाहनों से निकलने वाली गैसें, पेड़ पौधों से निकलने वाली गैसें, भट्टियों से निकलने वाली गर्म हवा, रसोई गैस। तो विश्व उष्मायन के लिए जो जिम्मेदार या कौन सा एक कारक जिम्मेदार है? जो भी वाहन चलते हैं दोस्तों उससे निकलने वाली जो गैसें होती हैं वो विश्व उष्मायन के लिए जिम्मेदार होते हैं, कह सकते हैं कि विश्व उष्मायन के लिए एक प्रमुख कारक होते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए अगले प्रश्न संख्या 3 है। कह रहा है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल। तो सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा कौन करता है? ओजोन स्तर जो होता है वो सुरक्षा करता है। ओजोन स्तर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? अवशोषित करता है और उसके बदले में ऑक्सीजन क्या करता है? मुक्त करता है। ठीक है, तो ये जो होता है ओजोन स्तर ओजोन परत पे पाई जाती है। ठीक है, जो समताप मंडल होता है उस पर एक परत पाई जाती है। और जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल पृथ्वी जब ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली जो परत होती है वो क्या होती है? क्षोभ मंडल होती है, क्योंकि क्षोभ मंडल जो होती है पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक में होती है। और इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए अगले प्रश्न संख्या 3 है। यहाँ से प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से या संसद की शक्तियों से। तो 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? दोस्तों कई कई पूछ लेता है कि भोपाल गैस त्रासदी जो थी किस वर्ष घटित हुई थी? तो वह घटना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। और इस घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मेथाइल आइसोसाइनेट का, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? मेथाइल आइसोसाइनेट का। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 6 है। एस्टिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? सिरका, टमाटर, मिट्टी का तेल या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एस्टिक अम्ल जो होता है इसकी गंध किसके समान होती है? सिरका के समान होती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न संख्या 7 है कि साइना नेहवाल जो दोस्तों साइना नेहवाल का जन्म किस जिले में हुआ था? सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी या हिसार में। तो साइना नेहवाल एक टेनिस खिलाड़ी है दोस्तों जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? हिसार में हुआ था। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 क्या पूछा? दही में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही दोस्तों आपको पता है कि दही का निर्माण किससे होता है? दही का निर्माण दूध से होता है। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण दही क्या होती है? खट्टी होती है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है किसमें पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है।
और फार्मिक अम्ल जो होती है वो चींटियाँ होती है ना, चींटियों के डंक में पाया जाता है, चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और टार्ट्रिक अम्ल जो होता है, जो कच्चे खट्टे पदार्थ से मिली हुआ, तो उसमें क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न संख्या यहाँ से आ जाता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 आ जाती है। ठीक है, कह रहा है कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है और बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। और लैक्टिक अम्ल दोस्तों दूध से दही बनता है और दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, कह रहा है एल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरीके से अलग किया जा सकता है। एल्कोहल और जल के मिश्रण को अलग करने की जो सबसे अच्छी विधि होती क्या होती है, निस्तारण द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा या प्रभाजी आश्वन द्वारा। तो किससे अलग कर सकते हैं, प्रभाजी आश्वन के द्वारा अच्छी तरीके से उसको अलग किया जा सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, असम में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। चलिए दोस्तों आज के इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।